ऐसे लग रहा है कि दुनिया के सारे समझदार लीडर्स अब सर जोड़कर बैठ गए हैं और फाइनली इस जंग को खत्म करवाने के लिए सीरियसली सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मुज़ाकरात के हवाले से नई उम्मीद। एक तरफ हम देखते हैं क्रेजीनेस, यूजलेस वॉर्स को शुरू करने की ख्वाहिश, और दूसरी तरफ समझदार लीडरान भी मौजूद हैं और अब वो सर जोड़कर बैठ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से बीजिंग में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चाइना के शी जिनपिंग से दुनिया भर के लीडरान मुलाकात के लिए आ रहे हैं और वहां क्या बातचीत हो रही है। बीजिंग में ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो डायरेक्टली अमेरिका बादर के इन्फ्लुएंस को अंडरमाइन करती हैं। किस तरह नई डायनामिक्स को सेट करने की बातचीत हो रही है, और इस पूरे मामले में बीजिंग अकेला नहीं, इस्लामाबाद भी उसके शाना बशाना नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से क्या नई उम्मीद पैदा हुई है, इस हवाले से पाकिस्तान का क्या फ्रेश किरदार नजर आया है और अमेरिका और ईरान की जानिब से क्या फ्रेश मूव सामने आए हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के ब्लॉकेट के बावजूद अभी भी बहुत सी उम्मीदें बाकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी भी ख्वाहिश नहीं है कि ये जंग रिज्यूम हो, और ईरान की कश्तियों को ब्लॉक करने का सिंपली मंसूबा ये है कि ईरान पर दबाव डाला जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ईरान डील के वक्त कंसीड करे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और अमेरिका की मैक्सिमम बातें माने। तो इस हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई हैं वो हमें इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है कि हमें अच्छे लोगों की तरफ से कॉल्स मौसूल हुई हैं और उन्होंने कहा है कि आप इन बातचीत को परसू करें, यानी आप बातचीत जारी रखें। और इस हवाले से पाकिस्तान का भी बयान सामने आ गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर कर दी है कि इन टॉक्स का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में भी हो सकता है। और कल की वीडियो में हमने ईरान के एम्बेसडर की ये ट्वीट भी देखी थी कि इस्लामाबाद टॉक्स कोई एक इवेंट नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जिसकी मल्टीपल एपिसोड्स होंगी। एक नशिस्त में डील होने का ये मतलब नहीं कि बातचीत खत्म, बातचीत आगे बढ़ेगी। जेडी वेंस का भी बयान सामने आ गया है कि हमने अपने मुतालबात ईरान के सामने रख दिए हैं, अब बॉल ईरान की कोर्ट में है। दोनों साइड्स ने एक ही टेबल पर फेस टू फेस बैठकर अपने पॉइंट्स एक दूसरे को बता दिए हैं। और इसी तरह फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि एक बड़ा प्रोमिनेंट जरीदा है जो वेस्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें लाता है, उनके मुताबिक मीडिएटर्स परसू ईरान यूएस डील इन बैक चैनल डिप्लोमेसी, यानी मीडिएटर्स के जरिए बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है और इसमें पाकिस्तान भी एक्टिवली अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद के साथ साथ इस वक्त बीजिंग में हो रही हैं, जिनको सुनना बहुत जरूरी है, जो अभी हम आगे देखेंगे। राइटर्स के मुताबिक अमेरिकन भी मीडिएटर्स के साथ राब्ते में हैं और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मैसेजेस शेयर कर रहा है। और ये कभी इम्कान है कि सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशंस इसी वीक में हो, या तो इस्लामाबाद में हो सकते हैं या फिर जनेवा में। और इस हवाले से अमेरिका के एक फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अल जजीरा से बातचीत की है और उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है कि इजराइल अमेरिका को पुश कर रहा है कि इन टॉक्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिस्कस करें, और इस चीज को अमेरिका ज्यादा फोकियत नहीं दे रहा। अमेरिका इस वक्त फोकस कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। और एक और चीज सामने आई है जो मगरबी मीडिया हमें बता रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत सी चीजों पर एग्रीमेंट हो चुका है, यानी जुबानी एग्रीमेंट हो चुका है, एक दूसरे की बातचीत मान चुके हैं और बहुत सी चीजों पर एग्री कर चुके हैं। एक चीज जो फंसी हुई है वो है यूरेनियम की एनरिचमेंट। ईरान ने ऑफर की है कि हम 5 सालों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट को मुअत्तल कर देंगे, जबकि अमेरिका की डिमांड यह है कि आप इसको 20 साल तक कर दें, यानी 20 साल तक आप यूरेनियम को एनरिच नहीं करेंगे। और इसके अलावा ईरान की जो 400 किलोग्राम के करीब एनरिच यूरेनियम पड़ी हुई है अभी तक उनके पास, जो दफन है पहाड़ों में, उसके हवाले से रूस ने एक बार फिर ऑफर की है कि मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, वो मैं अपने मुल्क में रख लूंगा, जो रूस ने 2015 में किया था यूएस ईरान टॉक्स में। ईरान की 11,000 किलो एनरिच यूरेनियम अपने पास रख ली थी और उसके बाद उनके साथ एक न्यूक्लियर मुआहदा किया था। तो ये तो हैं सारी बातचीत के हवाले से डेवलपमेंट्स। अब जरा देख लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर क्या
हो रहा है। ये हमने कल की वीडियो में देखा था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको धमकियां लगाई थी और IRGC ने कहा था कि आप हमारे पानियों में हमारे रास्ते ब्लॉक नहीं कर सकते। सेंटकॉम का बयान आया था कि हम ईरान की पोर्ट से जो कश्ती आएगी उसको आगे नहीं जाने देंगे, यानी ईरानियन कश्तियों को ब्लॉक करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से चाइना की एक वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करके गई है, यानी वो वेसल जो कि US की तरफ से सैंक्शन थी, फिर भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस किया है। और इसमें रीजन क्या है? चाइना की एग्रेसिवनेस। चाइना ने यहां अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि हमारे मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। चाइना के मुताबिक हमारे ईरान के साथ एनर्जी एग्रीमेंट्स हैं, तो इसलिए आप हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। और जिस कश्ती को US प्लान के मुताबिक रुकना चाहिए था उसको नहीं रोका गया। और इसके अलावा पिछले 24 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ट्रैफिक में थोड़ा सा इजाफा हुआ है और 15 से 20 वेसल्स ने इस चोक पॉइंट को क्रॉस किया है, जिसमें ज्यादातर चाइनीज, पाकिस्तानी, रशियन और ईरानियन वेसल्स हैं। इनमें पाकिस्तान के अलावा तीनों ही अमेरिका के एडवर्सरीज हैं, यानी ईरान का जो ओरिजिनल प्लान है वो अभी तक कामयाब हो रहा है। यानी US और उनके एलाइज की कश्तियां नहीं गुजरेंगी, हमारी और हमारे एलाइज की कश्तियां गुजरेंगी। तो यही हो रहा है और इसी का जवाब दिया है अमेरिका और सेंटकॉम ने कि इसका जवाब हम इस तरह देंगे कि इनकी कश्तियों को ब्लॉक करेंगे जो कि ईरानियन पोर्ट्स की तरफ से आ रही होंगी या वहां जा रही होंगी। तो ये एक डबल ट्रबल क्रिएट हो गई है कमर्शियल शिप्स के लिए। दो नाके लग गए हैं, एक IRGC का और दूसरा सेंटकॉम का। IRGC का यहाँ पर क्लियर मौकफ है कि हमारा यहाँ पर कंट्रोल मजबूत है और अगर कोई भी मिलिट्री वेसल इस इलाके में आती है तो हम इसको जंग तस्वुर करेंगे। और बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर नर्व्स का टेस्ट है कि किसके असाब पहले जवाब देते हैं, कौन ट्रिगर होता है, कौन किसको ट्रिगर करता है और कौन पहले ट्रिगर हो जाता है और कौन पहली गलती करता है। तो यहाँ पर अमेरिका जहाँ ईरान पर दबाव डालना चाहता है, वहीं इस दबाव के जरिए ईरान को टेस्ट भी कर रहा है कि ईरान थोड़ी सी गलती करे, उनके पास मौका आए सीज फायर तोड़ने का और वो ईरान पर चढ़ाई कर दें। ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, जिसको नेतन्याहू ने भी वेलकम किया है कि ईरान की ब्लॉकेड होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ अमेरिका के एक दो और मकासद भी हैं कि चाइना को इस कदर मजबूर करना कि चाइना ईरान को मजबूर करे कि इस रास्ते को खोला जाए। अमेरिका चूंकि इस इलाके से ताल्लुक नहीं रखता, उनकी उस लेवल की एक्सपर्टीज नहीं है, लिहाजा वो चाइना को इसमें डालना चाहते हैं इस मसले में कि चाइना ईरान को पुश करे। जबकि चाइना का ये स्टैंस है कि ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की बनती है, जिन्होंने सबसे पहले हमला किया ईरान पर और ईरान को मजबूर किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने पर। तो यहाँ पर अमेरिका चाइना को धकेलना चाहता है, चाइना की कश्तियों को रोककर, ताकि चाइना पर दबाव आए। चाइना की वेसल्स जब स्ट्रगल करेंगी तो चाइना खुद ईरान के पास जाएगा। और दूसरा यहाँ पर एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अमेरिका यहाँ पर चाइना के खिलाफ सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहा है। सलामी स्लाइसिंग, एक एक करके कट लगाना दुश्मन को, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हिट करना। और चाइना का यहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी सप्लाईज। अमेरिका ने पहले वेनेजुएला पर हमला करके चाइना की एक स्ट्रीम बंद की, जिससे चाइना को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली। लेकिन अगर अमेरिकन ईरानियंस को शिकस्त दे देते हैं तो ये चाइना के लिए एक और बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ना सिर्फ रूस और चाइना का ईस्टर्न एक्सिस टूटेगा, चाइना की एनर्जी सप्लाईज में एक बहुत बड़ा डेंट आएगा। हालांकि चाइना ईरान से भी कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी इंपोर्ट्स नहीं करता, लेकिन 7 से 8% तक करता है। बाकी चाइना ये अरब रियासतों और रशिया से अपनी ज़रूरियात पूरी करता है ऑयल एंड गैस की। ईरान भी उसमें एक प्लेयर है, तो ईरान को कमजोर करके चाइना की वो आर्टरी बंद करना चाहता है अमेरिका लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट टर्म मकसद क्या है कि यहाँ पर चाइना आए और ईरान को प्रेशराइज करे कि भाई खोलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, नहीं तो अमेरिका ने हमारी वेसल्स रोक ली नहीं है। चाइना और ईरान की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसके तहत चाइना ईरान से तेल लेता है और उसके बदले ईरान में इन्वेस्टमेंट्स करता है, उनके साथ मिलिट्री डील्स करता है। और एक एशियन एक्सिस है इनका, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना और ईरान का, जो कि US पावर को इस रीजन में अंडरमाइन करता है। तो चाइना की इस ग्रुपिंग को अमेरिका लॉन्ग टर्म में अपनी ताकत के जरिए दबाना चाहता है। अपना जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है उसको हार्ड पावर के जरिए मेंटेन रखना चाहता है और चाइना को महदूद करना चाहता है। चाइना के लिए मुश्किलात बढ़ाना चाहता है लॉन्ग टर्म में। और ईरान का यहाँ पर यह मौक़िफ़ है कि इस रीजन में सिक्योरिटी या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं।
इसलिए ईरान का ये मौक़िफ़ है कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि चाइना ईरान को प्रेशराइज करे और इसी तरह हम भी इस ब्लॉकेट के जरिए ईरान पर दबाव डालें कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दें। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास अपनी आवाम को दिखाने के लिए भी कुछ हो कि देखो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा दी है, क्योंकि अमेरिका के पास एक गरूर है कि जी वो सुपर पावर है और सीज फायर को अगर उन्होंने एक्सटेंड करवाना है तो उनको कोई फेस सेविंग चाहिए। वो फेस सेविंग ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना चाहते हैं, जबरदस्ती ईरान के कंट्रोल को काउंटर करना चाहते हैं, जबकि ईरान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हमने अपनी सर्वाइवल में बंद की है। जब तक हम पर हमले बंद नहीं होंगे, हमें गारंटीज नहीं दी जाएंगी, हमें कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, हम ये नहीं खोलेंगे। ईरान कहता है कि जितना हमारा नुकसान हो चुका है, वो कहते हैं $300 बिलियन का नुकसान हो चुका है इन हमलों से, हमने यहाँ पर टोल टैक्स लेकर उसको पूरा करना है, अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे हम यहाँ से पूरा करेंगे। तो एक तो ये तरीका है जिससे अमेरिका चाइना को इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करना चाहता है। चाइना का अपना तरीका है इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने का, और वो ये है चाइना इस वक्त दुनिया के बहुत से अहम लीडर्स को होस्ट कर रहा है बीजिंग में और इस मामले को ख़त्म करवाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ममालिक जो कभी अमेरिका के दोस्त हुआ करते थे, अब वो चाइना से अपनी नई दोस्तियां तलाश कर रहे हैं, जिसमें स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेस की बात करें तो वो बीजिंग का विजिट कर रहे हैं और उन्हें इस वक्त चाइना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दे रहा है। वो चाहते हैं कि स्पेन के नेक्स्ट सुपर पावर चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हों और चाइना इन्वेस्टमेंट और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा करे। ना सिर्फ स्पेन बल्कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी चाइना में मौजूद हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जैद, इसके अलावा वियतनाम के लीडर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर चाइना पहुंचे हैं। पाकिस्तान के इसहाक डार से फोन पर बातचीत हुई है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की। तो चाइना इस वक्त फुल टाइम एंगेजमेंट कर रहा है डिप्लोमेटिक तरीके से इस क्राइसिस को रुकवाने की। और इन सब में जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि जिस तरह यूरोपियन लीडर्स विजिट कर रहे हैं चाइना का, पिछले एक साल में हम अगर नज़र दौड़ाएं तो फ्रांस के मैक्रोन से लेकर कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने तक, इसके अलावा पेड्रो सांचेज, इसके अलावा केयर स्टारमर, फिनलैंड, आयरलैंड, इन सब के लीडरान ने पिछले 300 दिनों में चाइना का विजिट किया है। और उसकी क्या वजह है जो हमने आपको इस वीडियो में बताई थी कि जो वेस्टर्न लाइंस है अमेरिका और यूरोपियन पावर्स के दरमियान वो अब टूट चुका है। अब ये यूरोपियन पावर्स अपना एक नया एलाय तलाश कर रहे हैं चाइना की शक्ल में। इन सबको पता है कि अब इनको एक और नए पार्टनर की तलाश है और अमेरिका के बगैर इनका सर्वाइवल मुश्किल है। तो इसलिए अब ये चाइना से पिंगे बढ़ा रहे हैं, इनको रशिया का भी डर है, तो उस खतरे को भी ये चाइना की मदद से काउंटर करना चाहते हैं कि चाइना अगर हमारा दोस्त होगा तो रशिया के साथ फ्यूचर में हमें बचा सकेगा और हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स कर सकेगा। जितनी वहाँ पर महंगाई हो चुकी है, जितने मसाइल हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात जितने ख़राब हुए हैं, वहाँ से बहुत सी इन्वेस्टमेंट निकल रही है। तो अब ये नई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और वो है चाइना की साइड से। और चाइना इनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल करता है जो भी लीडर आता है। अभी पेड्रो सांचेस को चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के हवाले से बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं। केयर स्टारमर का आपको इस वीडियो में याद होगा, हमने जिक्र किया था, बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स का विजिट करवाया था। तो इस तरह चाइना अब इनके करीब आ रहा है। चाइना अब इनसे एक नए फ्यूचर की बात कर रहा है और शी जिनपिंग का इन सारी मीटिंग्स में एक ही मौक़िफ़ होता है कि पुराना ऑर्डर इस वक्त टूट रहा है। वही बात जो कैनेडियन पीएम ने भी कही थी कि उसमें हम एक रप्चर देख रहे हैं। तो शी जिनपिंग ने स्पेनिश पीएम के साथ मुलाकात में यही कहा है कि इंटरनेशनल ऑर्डर इस वक्त क्रम्बल कर रहा है। इन टुडेज वर्ल्ड chaos abounds and the international order is crumbling। और उन्होंने बात की दुनिया के अमन को बचाने की और मल्टीलैटरलिज्म की। मल्टीलैटरलिज्म जिस पर हमेशा चाइना और रूस फोकस करते हैं कि दुनिया को मल्टीपोलर होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक बदमाश नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे और कई बदमाश होने चाहिए, छोटे छोटे या बड़े बड़े कह लें आप। इसमें बिग पावर्स के साथ साथ मिडिल पावर्स का भी किरदार हो। सिर्फ एक चौधरी ना हो दुनिया का, बल्कि हर इलाके में मिडिल पावर्स हो जो मिलकर मामलात को हल करें। जिस तरह हमने देखा था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की चूंकि मिडिल पावर्स हैं तो वो मिलकर एक अलायंस बनाते हैं। इसी तरह चाइना और रूस हैं और अमेरिका एक साइड पर है। तो यहाँ पर अब सिर्फ अमेरिका की हेजीमनी नहीं चलेगी या सिर्फ G7 जो अमेरिका के पहले बहुत हद तक
क्या थे वो आप समझ सकते हैं। तो अब वो भी अमेरिका से दूर हो रहे हैं। G7 वाले अब सारे चाइना की तरफ जा रहे हैं। और यही G7 वाले 2-3 साल पहले तक चाइना को ताइवान पर लताड़ा करते थे। अब इन सबको ताइवान भूल गया और अमेरिका जबकि इस गंद में पड़ा हुआ है, एक यूजलेस वॉर इसने शुरू की हुई है, वहां पर चाइना ने क्या किया है, खामोशी से ताइवान की ऑपोजिशन लीडर को बुलाया है और उन्होंने कहा है कि हमारी रीयूनिफिकेशन होगी, यानी हम दोबारा इकट्ठे होंगे। ताइवान स्टेट के इस तरफ और उस तरफ चाइनीज नेशन ही बसती है और हम एक नेशन है, हमारा इकट्ठा होना अटल है। और इस सिलसिले में उन्होंने ताइवान के हवाले से 10 स्टेप्स अनाउंस किए हैं, यानी ताइवान को वो फैसिलिटेट करेंगे ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, कल्चर में। यानी चाइना आप देखें गोली चलाए बगैर अपने बहुत से मकासद को अचीव कर रहा है। दुनिया इस वक्त चाइना के पास जा रही है, ताइवान से चाइना अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। जो अमेरिका ने बड़ी हद तक कोशिश की है कि ताइवान को दूर करे, अब यहाँ पर एक नई गेम डल चुकी है जब अमेरिका यहाँ गंद में मसरूफ था। ना सिर्फ ताइवान बल्कि यूरोपियन लीडर्स चाइना का विजिट कर रहे हैं। मिडिल एशिया में देखें तो पाकिस्तान चाइना का एक बड़ा जबरदस्त दोस्त है। अब यूएई चाइना की तरफ देख रहा है कि यार हमारे मसले हल करवाओ। और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से बातचीत करते हुए चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि सारे अरब ममालिक की सिक्योरिटी हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पर शायद उन्होंने कोई छोटा मोटा पैगाम ईरान के लिए भी दिया है। और चाइना का ये तरीका है कि वो बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात ईरान से भी हैं और अरब ममालिक से भी हैं। अरब ममालिक में भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पर यूएई और चाइना का इख्तलाफ है, उन जगहों पर भी बातचीत हुई होगी। जो यूएई की सोमालीलैंड पर पॉलिसी है, चाइना ने उस हवाले से भी बातचीत की होगी कि हम आपसे एग्री नहीं करते। और स्पेन का भी हमने पिछले दिनों आपको ये बताया था कि यूरोप में एक सबसे बड़ा क्रिटिक बनकर इमर्ज हुआ है स्पेन इजराइल का। और ना सिर्फ स्पेन बल्कि और बहुत से ममालिक में इजराइल की कार्रवाइयों की वजह से एक नफरत पाई जाती है और इसलिए ये चीज उनकी गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है कि वो इस जंग में इजराइल का बेजा साथ ना दें। और अभी ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने भी अपनी पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया है कि ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है कि बॉम्बिंग बंद करो मिडिल ईस्ट में। और इस सिलसिले में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की पकड़ धकड़ हुई है न्यूयॉर्क में। तो एक ये भी चीज है जो इन वेस्टर्न लीडर्स को मजबूर कर रही है कि वो अमेरिका से दूर हो रहे हैं और चाइना की तरफ जा रहे हैं। एक तो उनके इकोनॉमिक हालात और दूसरा पब्लिक का बढ़ता हुआ प्रेशर। अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये 2003 नहीं है जब यूके और यूएस एक अलायंस बनाते थे, ऐलान करते थे कि जी इराक के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन आ गए और मिलकर तबाही फैलाएं। तो अभी हमने क्लियरली देखा है कि ना यूके आया है ना नेटो आई है, कोई भी नहीं आया अमेरिका के साथ। अमेरिका अकेला ही लगा हुआ है और यहाँ पर अपना नुकसान करवा रहा है इस जंग में। और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बुरी तरह से मुतासिर हुई है पूरी दुनिया में जो हरकतें इसने की है, जो एक यूजलेस जंग शुरू की है। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के लीडर्स चाइना की तरफ देख रहे हैं। चाइना की क्रेडिबिलिटी में इजाफा होता चला जा रहा है और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गिरती चली जा रही है। ये अमेरिकन को खुद समझ नहीं लग रही कि ये कर क्या रहे हैं। सुपर पावर का स्टेटस अगर आपने एग्जर्ट करना है या उसको डिस्प्ले करना है तो वो सिर्फ हार्ड पावर से नहीं होता। अमेरिका ने हमेशा सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल किया है, प्रोपेगेंडा, मूवीज, हॉलीवुड। लेकिन अब उनको अपने इमेज की परवाह ही कोई नहीं रही। यानी पहले अगर वो गलतियां करते थे तो प्रोपेगेंडा के जरिए कवर भी करते थे। अब ना उस लेवल का वो प्रोपेगेंडा कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ईरान का नैरेटिव जीत रहा है। और दूसरी तरफ देखें डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, उन्होंने पॉप लियो पर तनकीद की है। और तनकीद किस बात पर की है कि पॉप लियो ने सिर्फ ये कह दिया था कि अब मजीद जंगें नहीं होनी चाहिए, बहुत खून बह गया है, अब उसको रुकना चाहिए। सिर्फ ये कहा था उन्होंने, पीस की बात की थी। और आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उन पर इल्जाम लगा दिए कि जी वो एक न्यूक्लियर ईरान की बात कर रहे हैं, वो उसको कंडेम नहीं कर पा रहे। तो अच्छी खासी उन्होंने पॉप लियो पर तनकीद की, जिस पर पॉप लियो का जवाब आया कि हम इनकी क्रिटिसिज्म से नहीं डरते। जो ये अटैक्स हम पर लॉन्च कर रहे हैं, हमें इनका डर कोई नहीं, हम हक की बात करते रहेंगे। और पॉप लियो के लिए सपोर्ट कहां से आई है? ईरान के प्रेसिडेंट की जानिब से। उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हम पॉप लियो के इस बयान को वेलकम करते हैं और हम पीस एफर्ट्स में इनके साथ खड़े हैं। तो आप ये देखें कि इस वक्त क्रिश्चियनिटी की जो सबसे बड़ी फिगर है, अमेरिका का प्रेसिडेंट उसके साथ क्या कह रहा है, जो अपने आप को एक प्राउड क्रिश्चियन कहता है, और दूसरी तरफ एक मुस्लिम कंट्री का प्रेसिडेंट, उसका रिस्पांस क्या है। ये सब कुछ दुनिया देख रही है और इसीलिए ईरान इस नैरेटिव की जंग को जीत रहा है और इसलिए अमेरिकन क्रेडिबिलिटी मुतासिर हो रही है और इसलिए दुनिया अब चाइना की तरफ देख रही है। ये चाइना का एक सॉफ्ट कू है अमेरिका के अगेंस्ट।
अमेरिका की सुपर पावर के अगेंस्ट जो इसने लॉन्च कर दी है, जो अमेरिका को हिट कर रहा है, जहां ईरान ने मिसाइल्स के जरिए इनके इंटरेस्ट को हिट किया है, चाइना ने डिप्लोमेसी के जरिए। और मसूद पेजेस्किन की ये जो ट्वीट है, ये मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा मिसाइल है जो इन्होंने अमेरिका को मारा है। और यहाँ पर ईरान की एक और बहुत बड़ी विक्ट्री, स्पेन ने कई दिहाइयों के बाद तेहरान में अपनी एम्बेसी को ओपन कर लिया है और इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को स्पेन ने डाउनग्रेड किया है। तो ये चीज़ भी हमें बताती है कि नैरेटिव की जंग कौन जीत रहा है। जो इनके यूरोपियन एलाइज थे, अब वो चाइना और ईरान के साथ अपने रवाबित बढ़ा रहे हैं, इजराइल से ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर रहे हैं और अमेरिका पर तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इट्स ओवर नाउ। चाइना ने यहाँ पर क्लियरली अपने आप को दुनिया के सामने अमेरिका का ऑपोजिट बनाकर पेश किया है, एक रिलायबल और स्टेबल पार्टनर जो कि जंगों से नहीं बल्कि शराकतदारी से अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है और अपने इन्फ्लुएंस में इजाफा चाहता है और अपने इन्फ्लुएंस को पॉजिटिव आउटकम्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे जंगों को रुकवाने के लिए, ना कि जंगों को शुरू करवाने के लिए। टोटली ऑपोजिट टू अमेरिका। और चाइना राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले रहा है कि जब दुनिया अमेरिका के इन एक्शंस को देख रही है, इस खलंडरे रवैये को वो देख रही है और एक तरफ वो चाइना की रिकंसिलिएटरी पॉलिसी की तरफ देख रही है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो सारे लीडर्स आपस में इंगेज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर चाइना, चाइना से लेकर स्पेन, स्पेन से लेकर कतर, हर एक की यही कोशिश है कि मीडिएशन एफर्ट्स कामयाब हों। क्या आपके ख्याल में ये कामयाब हो जाएगी या पागलपन इसको डिस्ट्रॉय कर देगा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के दरमियान आप कोई नई झड़प देख रहे हैं? और क्या इजराइल को वो मिल जाएगा जो वो चाह रहे हैं या अमन आके ही रहेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।